मेरे वालिद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भागे नहीं थे। ही रिटायर्ड फ्रॉम द कोर्ट रूम टू हिज चेम्बर। ही रिमेन्ड इन हिज चेम्बर। शाम को वो घर आए थे बिकॉज बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेजॉरिटी जो है वो नजरिया जरूरत की तरफ खड़ी हुई थी, इनके साथ नहीं। जी तो जी। इसका मतलब है कि वो तो इनको मौका नहीं मिला कुछ। सुप्रीम कोर्ट में इसका ऐलान किया गया था कि जो जो लोग इधर आए हैं वो ऐसे ही ना जाएं। आपके लिए जो है वो एहतमाम किया गया है बिरयानी और कीमे वाले नानों का, पंजाब हाउस में। तारड़ साहब उनमें एक थे जो सूट केसेस लेके क्वेटा गए थे। जज साहिबान तो तीन थे, तो कम से कम तीन सूट केस तो गए होंगे, हो सकता है छह हो। इन लोगों ने जो है वो जितना फायदा खुद लेना था किसी भी तरीके से वो लिया, और जितना नुकसान मुल्क को कराना था वो करवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आप सियासत दो पी के देख रहे हैं। जैसा सज्जाद अली शाह साहब के हवाले से पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है, उनके बारे में बातचीत की जा रही है। उनके साहिबजादे मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और उन्होंने इंतखाबात को जो डिले करवाया जा रहा था उस डिले को रोका है, लेकिन अगेन महसूस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अटैक करने की बाकायदा से कोशिश की गई है, तनकीद शदीद की गई है। आप नहीं समझते कि इस दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खड़ा होकर नजरिया जरूरत को दफन कर दिया आज? आ, देखो मेरे भाई, असल में तो पाकिस्तान में मुझे मुझे लगता है कि नजरिया ज़रूरत कभी भी दफन नहीं। उसकी एक वजह है, और वो वजह यह है कि जब तक आप एक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उसकी करेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे टू एक्चुअली एड्रेस इट, तब तक जो है वो ये नजरिया ज़रूरत कभी दफन नहीं होगा। जो जज साहिबान 1997 में और जिन जिन लोगों ने 1997 में नवाज शरीफ की हुकूमत को एड एंड अबेट किया था, किसी भी वजह से, चमक दमक की वजह से या किसी और वजह से, जब तक उनको आप पनिश नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि नजरिया ज़रूरत जो है दफन हो जाएगा। क्लेम तो किया था ये इफ्तिखार चौधरी ने और अलग अलग बाकी जज साहिबान ने कि नजरिया ज़रूरत को हमने दफन कर दिया है, बट कहाँ किया नहीं, आज भी सर मामला नजरिया जरूरत का ही था। और आज हमने देखा है कि सर पाकिस्तान के तीन मुअज़्ज़ज़ जजेस खड़े हुए हैं, दो के सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जजेस के दरमियान बड़ा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। है। बट आप अभी भी तो रियलाइज कर रहे हैं ना कि मेजॉरिटी जो है वो नजरिया ज़रूरत की तरफ खड़ी हुई थी, इनके साथ नहीं। जी तो जी। इसका मतलब है कि वो तो इनको मौका नहीं मिला कुछ करने का। अगर ये हफ्ता 10 दिन इनको दे देते तो फिर आप देखते क्या होता। सर, हम सिर्फ वीडियोस देखते हैं या किताबों की हद तक हम पढ़ते हैं कि जैसे सज्जाद अली शाह साहब की कोर्ट के ऊपर अटैक किया गया था और उन्हें वहां से बाकायदा से भागना पड़ा था। जिस तरह से एक मॉब क्रिएट करके बाकायदा से अदालत के अंदर हमने लोगों को भी वहां पर देखा है। सर, कौन कौन से कैरेक्टर थे उस वक्त जो आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने उस वक्त अदलिया के ऊपर हमला किया? जितने आपको तकरीबन इस वक्त लोग एक्टिव नजर आ रहे थे, आ रहे हैं, वो उस वक्त भी मौजूद थे। शेख रशीद साहब उस कैबिनेट में भी थे। रफीक तारड़ साहब जिनका बेटा या आई थिंक पोता या नवासा है शायद, अता तारड़, वो जो भड़के मार रहा है वो उस वक्त भी था। राणा सना उस वक्त भी था। अ, जिन जिन लोगों का आप नाम लेंगे, नवाज शरीफ तो ऑब्वियसली था, शहबाज शरीफ तो हुजूम लाया था अपने साथ लाहौर से, बिरयानी बिरयानी और कीमे कीमे के वाले नाम। नानों के साथ। ये पंजाब, ये सुप्रीम कोर्ट में इसका ऐलान किया गया था कि जो जो लोग इधर आए हैं वो ऐसे ही ना जाएं। आपके लिए जो है वो एहतमाम किया गया है बिरयानी और कीमे वाले नानों का, पंजाब हाउस में। तो वो आपको सारे लोग अभी भी नजर आएंगे किसी न किसी कैपेसिटी में। ख्वाजा लेकिन आसिफ जी। जो कि आजकल थोड़ा चुप है, मगर उस वक्त बहुत फ्रंट फुट पे वो खेल रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया यहाँ से चले गए हैं। तारड़ साहब उनमें एक थे जो सूट केसेस लेके क्वेटा गए थे। अब क्या था उसमें ये तो मैं तो नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। बट जो दो बेंचों ने इसमें किरदार अदा किया, वो एक क्वेटा बेंच थी और एक पेशावर बेंच थी। क्वेटा बेंच में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इरशाद हसन खान साहब थे, खलीलुर रहमान साहब थे और नासिर असलम जाहिद साहब थे।
और ये जो पेशावर बेंच थी उसमें, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब थे, और दूसरे जज का इस वक्त मुझे नाम याद नहीं है। तो इन लोगों ने जो है वो जितना फायदा खुद लेना था किसी भी तरीके से वो लिया, और जितना नुकसान मुल्क को कराना था वो करवाया। अच्छा, नहीं, एक सर, उसके एक कुछ अभी अगर हम सिर्फ किरदारों को ही समेट लें, उस वक्त सर बीबी बेनजीर भुट्टो साहबा दूसरी तरफ खड़ी थी, आज उनका बेटा पीडीएम के साथ खड़ा है। आ, लालच, पैसा, पैसे की हो या इक्तदार की हो, ताकत की हो, लालच इंसान से वो काम करवा देती है जो वो नहीं भी करना चाहता। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो लालच के नशे में जो है ये कर रहे हैं, मगर लगता तो यही है। जाहिर है एक हुकूमत जो कि आईनी थी उसको हटा के और इस हुकूमत को जो कि दो तिहाई जिसकी कैबिनेट जो है वो करप्शन में मुलव्वस है, इसको लाना, ये न सिर्फ मेरे 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 सामने तो ये मुल्क से गद्दारी है। अब जो इसमें अपने हाथ साफ कर रहा है वो जाने, उसका अल्लाह जाने। सर उस वक्त आपकी फैमिली की क्या कैफियत थी, जस्टिस साहब की अपनी क्या कैफियत थी, आप क्या सोच थी, आप सबने जब एक मॉब बनते हुए देखा, उस मॉब को बाकायदा से एक एक स्क्रिप्टेड वे में लाया गया सुप्रीम कोर्ट, फिर कीमे के नाम के लाके, व्हाट वाज योर फैमिली की क्या पोजीशन? अच्छा, पहले तो एक चीज जो बार बार जिसका तस्करा किया जाता है उसका मैं आई वांटेड टू क्लैरिफाई। मेरे वालिद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भागे नहीं थे। ही रिटायर्ड फ्रॉम द कोर्ट रूम टू हिज चेम्बर। ही रिमेन्ड इन हिज चेम्बर। शाम को वो कर रहे थे बिकॉज बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तो वो भागे नहीं थे। हम औलादे रसूल और औलादे अली हैं, हम लोग भागते नहीं हैं मैदान से। यस, फैमिली जो है वो मेरे अलावा और मेरे वालिद के अलावा तो हमारी इमीडिएट फैमिली में कोई और मर्द नहीं है। आई एम एन ओनली सन, एंड आई हैड थ्री सिस्टर्स एंड माय मदर वाज अलाइव। एंड जो घर की खवातीन थी वो तो काफ़ी परेशान थी, मगर जो है मुझे तो यकीन था हमेशा से अल्लाह पे कि वो हमारी मदद करेगा। और वालिद साहब भी जो है ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल। तो उनको बिल्कुल डर नहीं था, मौत से भी और किसी और से भी। दूसरी चीज़ कि ये आजकल का माहौल है कि हर चीज़ जो जिस वक्त हो रही होती है वो टीवी पे नशर हो रही होती है। उस जमाने में तो जो है वो सिर्फ पीटीवी था, और कोई और मुझे तो नहीं याद पड़ता। हो सकता है एक एसटीएन एक चैनल होता था, वो होता था, मगर वो भी एंटरटेनमेंट चैनल था, वो खबरें उस पर होती नहीं थी। तो लाइव तो हमें पता ही नहीं चला कि जो है वो अ, एक अटैक हुआ है। वो तो बाद में हमें पता चला, रात की खबरों में शायद उसका तस्करा हुआ था, या फिर जिन जिन के पास सैटेलाइट टीवी होता था, बीबीसी वगैरह, उनको पता चलता था, हमें तो पता ही नहीं चला था। सही बात है। लेकिन सर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर हमने पुलिस भी देखी, हमने इदारों के लोग भी देखे, उनका काम था जी सिक्योरिटी जी। देना, लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जंगले, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे और बिल्डिंग को फलांग कर लोग अंदर जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि सिविलियन सिक्योरिटी फोर्स जो होती है जिसको हम पुलिस कहते हैं, वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होती है? वजारत दाखिला के। हुकूमत के ना। जी। तो यानी कैबिनेट के। तो जब वो खुद ही हमला करवा रहे होंगे तो वो उनको मना करेंगे कि जो है वो आप लोगों को रोकें, या वो चुप करके बैठ जाए। आर्मी चीफ को जो खत लिखा था 190 के तहत, अ, वो तो जो है उसके ऊपर तो उन्होंने कुछ किया नहीं। जहांगीर करामत साहब होते थे, और बाद में जो है वो उनको भी, हमें तो पता है किस वजह से हटाया गया, मगर चले हम उस मुल्क, क्योंकि उस मुल्क का आजकल भी बड़ा चर्चा है। वहाँ से कोई टैंकें आई थी, उसमें कुछ हेरा फेरी हुई थी, तो वो जो है दिखा के जो है वो उनको कहा गया कि वो रिज़ाइन कर दें। उन्होंने तो बाद में रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने खैर जो है वो लेटर जो उनको लिखा गया था वो उन्होंने जो है वजारत दाखिला को वापस भेज दिया, और उन्होंने वो रद्दी के टोकरे में डाल दिया। तो जो है वो सिक्योरिटी देता हुआ, सुप्रीम कोर्ट की अपनी तो कोई फोर्स होती नहीं है कि वो सिक्योरिटी के मामलात को जो है वो संभालें। जब जब सुप्रीम कोर्ट का गवर्नमेंट के साथ कोई भी तनाज़ा होगा,
आप इस तरह की जो है वो हालत देखेंगे, जब तक कि लोगों को ये इदराक ना हो जाए कि जिन 3-4 सुतूनों पे हुकूमतें या रियासत खड़ी भी होती है, उसमें से अगर कोई एक सुतून भी हिल जाता है, तो रियासत जो है वो गिर जाती है। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी मच ट्रू। लेकिन सर ये बताएं कि अभी जो हुकूमत तरमीम लाई है कुछ कवानीन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो के इख्तियारात के हवाले से, इन्हें आप कैसा हम्म। देखते ये वो ला ही नहीं सकते, उनके जो है वो इख्तियारात से बाहर है, क्योंकि आर्टिकल मेरे ख्याल से 190 ही था, जिसमें ये तस्करा किया गया था, या 189 था या 190 था, जिसमें ये तस्करा किया गया है कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स सुप्रीम कोर्ट के क्या हो। तो उनमें जो भी तब्दीली लानी है, या तो आपको आइन को अमेंड करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने आइन को अमेंड नहीं किया तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसमें चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो तब्दीली कर सकता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स। पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो 2/3 अक्सरियत के साथ अमेंडमेंट करे। और इस हुकूमत के पास तो जो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है, ये क्या अक्सर जो है करेगी। अब इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। अगर इस हुकूमत के पास सिंपल मेजोरिटी है और ये डिसाइड करती है कि आज से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की होगी और नवाज शरीफ इसका बादशाह बने, तो क्या वो एक सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है बना सकती है या नहीं, या उसको आइन को तब्दील करना पड़ेगा? इन्होंने तो काम किया सिंपल मेजोरिटी वाला, तो इससे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को आप अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन सर इसका एक आर्गुमेंट ये भी है कि जब सो मोटो पास का जिक्र किया जाता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट कहा गया है, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो अगर ठीक है, एक शख्स सारे इख्तियारात को यानी खुद ही बादशाह बनकर बैठ जाएगा, सर वो चीज भी तो ठीक नहीं है। ठीक है, अग्री करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आइन में जब जब आर्मी का तस्करा किया गया है, तो जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका मतलब होता है, या आर्मी कोई अलग से भी चीज होती है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जी। तो जब आप आर्मी कह रहे हैं और आप असल में मुखातिब हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मकसद जो है उसी आइन में लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा सर एक चीज बताएं जो अक्सर डिस्कस होती है लेकिन असल हकीकत इसकी पता नहीं चलती। जैसे सज्जाद अली शाह साहब और नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात असल में खराब हुए थे, उसका बुनियादी नुक्ता क्या था? किस चीज के ऊपर आकर इनके ताल्लुकात खराब हुए थे आपस अच्छा, दो तीन चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं। पहली चीज तो ये कि नवाज शरीफ एक ईगोइस्टिक आदमी है, वो अपने आप को दूसरों से बहुत बेहतर समझता है। मीसड़ा आदमी था, है अभी भी। और जो है वो दूसरे की बात सुनने का मुतहम्मिल नहीं। दूसरा, उन्होंने एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम जो है वो खड़ा किया था, जिसकी मुखालफत की थी मेरे वाले साहब ने, कि जुडिशरी में ये ताकत है कि आप जो चाहें जितने टाइम में चाहें वो फैसले करवा सकते हैं। इसमें स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के आप बात करें, यानी जजेस को साथ बिठा के आप बात करें, एंड देन ब्रिंग अबाउट चेंज। इन्होंने फास्ट ट्रैक सिस्टम एक स्टार्ट किया था, और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नीचे नहीं रखा गया था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसका इनके पास नहीं था, और वो खुद ही इसको चला रहे थे। इसकी तो इजाजत नहीं दे सकते थे। अगर आप छोटी सी बात समझें, तो अगर कैबिनेट जो है वो फेडरल कैबिनेट खड़ी है, तो उनको कहा जाए कि भाई ठीक है, फेडरल कैबिनेट तो है, बट इस्लामाबाद के ये 4 सेक्टर जो हैं ये आपके नीचे नहीं होंगे, ये इनके नीचे होंगे। ये हाउ इज दैट पॉसिबल? जो कैपिटल टेरिटरी है वो तो कैपिटल टेरिटरी है, वो तो पूरी की पूरी वफाकी हुकूमत के नीचे होगी। तो जब वहां पे ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये कैसे एक्सेप्टेबल है? प्लस हुदैबिया पेपर मिल्स का एक केस करप्शन का जो है वो पुराना चल रहा था, जिसको माय फादर टुक अप। और एक केस जो था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी किया हुआ था, जो जिसमें इन्होंने एक स्पीच की थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन द पार्लियामेंट, जिसके ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई थी। जी, तो सर ये जो ब्रीफ केसों वाली कहानी है, इसको थोड़ा-सा हम्म। मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, चूँकि आपने कहा है कि अता तारड़ के जो दादा हैं, वो बुनियादी तौर पर ब्रीफ केस लेकर कोयटा गई थी। तो ये सर क्या कहानी है? मैंने ब्रीफ केस पैसों से भरे हुए थे?
मैंने वैसे ब्रीफकेस का तस्करा ही नहीं किया, मैंने सूटकेसेस का था, ब्रीफकेस सूटकेसेस छोटा होता सूटकेसेस, लेकिन सर पाकिस्तान में है। ऐसा ब्रीफकेसेस का ब्रीफ जिक्र। ब्रीफकेस तो छोटा होता है ना, उसमें तो इतने, और उस जमाने में तो मेरे ख्याल से 5,000 का नोट भी नहीं था। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नोट जो होगा उस जमाने में वो शायद 1,000 रुपए का था। तो 1,000 रुपए, अब खैर मैं तो ये नहीं कह रहा कि पैसों से भरे हुए थे ब्रीफकेस या सूटकेस, मगर 1,000 रुपए से अगर आप कोई ब्रीफकेस या सूटकेस भरें तो वो इतने ज्यादा तो नहीं। बाकी आप खुद अकलमंद हैं। चमक दमक जो है वो दो तीन चीजों की ही होती है। ये कितने सूटकेस थे? तो मेरे ख्याल से जज साहिबान तो तीन थे, तो कम से कम तीन सूटकेस तो गए होंगे, हो सकता है छह हो। ठीक हो गया सर। इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा जुडिशरी है, इनके ऊपर भी हम्म। कोई प्रेशर है? इन्हें भी किसी तरह से कोई बात मनवाने की कोशिश की जा रही है? अ, अच्छा, ये साथ साथ आपको एक चीज पूछता हूँ। काजी फायज ईसा साहब के ऊपर कोई एक केस हुआ था जो जी जी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गया था, और अच्छा उस केस में जो फ्लैट उनकी जौजा मोहतरमा ने खरीदे थे वो मेरे ख्याल से 2013 में खरीदे गए थे, हम्म, ऐसा ही है। जी 2012 की एंड 13 की शुरू में इन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स का केस जो है टाइम बार किया था। अब मैं क्रोनोलॉजिकली कोई आपको ये नहीं कह रहा कि ये इस वजह से हुआ था या उस वजह से, मगर इंसान पूछेगा तो जरूर कि भाई 2012 की एंड 13 में आपने एक केस जो है वो बंद किया, 6 महीने के अंदर अंदर आप जो है लंदन में एक नहीं दो दो फ्लैट ले पा रहे हैं, तो ये दिमाग में इत्तेफाक तो कैसे पता नहीं हुआ? क्या क्या। हम्म। ये फिर बड़ा हसीन इत्तेफाक है। मैं तो ये नहीं कह सकता ना, अब हम किसी सिटिंग जज के ऊपर ऐसी तोहमत तो नहीं लगा सकते, और ये तो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस भी होंगे, और अभी से जो है वो उन्होंने इख्तियारात जो है वो लेना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह उस जमाने में सईदुज्जमान सिद्दीकी ने लिए थे, इस तरह इस जमाने में जो है वो ये ले रहे हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ही जो है वो दयानतदार और सच्चे शख्स हैं काजी फायज ईसा, और वो नजर भी आता है। इनके वालिद के बारे में भी सबको पता है कि वो कौन थे और उनका मिजाज क्या था। और जब बलूचिस्तान का ग्रैंड जरगे की बात की गई थी, रॉयल जरगे की, कि वो डिसाइड करेगा 65 सरदारों का कि किस जो है वो मुल्क के साथ बलूचिस्तान जाएगा या इंडिपेंडेंट रहेगा, तो इनके वालिद ने यकीनन पाकिस्तान की ही बात की होगी, और ये नहीं कहा होगा कि नहीं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ये गद्दारी होती है वो खून में और नस्लों में चलती है। जिसका जैसा बाप होगा, जैसा दादा होगा, वो वैसा ही होगा। और काजी फायज ईसा साहब भी ज़ाहिर है अपने वालिद के नक्शे कदम पे ही चले हैं। जिस तरह महमूद अचकज़ई अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चले थे, जिस तरह असफंदियार वली अपने वालिद के नक्शे कदम पे चले थे, उसी तरह ये भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चले होंगे। ठीक है सर, वन लास्ट कमेंट कर दीजिएगा बराए मेहरबानी। जो इख्तियारात का इस्तेमाल किया है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, केस उनके हम्म। सामने सर 20 नंबरों का था, लेकिन फैसला हम्म। उन्होंने ये सुना दिया कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 184 के तहत कोई हम्म। कार्रवाई मजीद नहीं कर सकता जब तक हुकूमत जो तरामीम लेकर आई है वो मंजूर नहीं हो जाती। अच्छा, ठीक है, वो तरामीम तो मंजूर नहीं हुई थी ना उस वक्त। जी तो इन्होंने किस कानून के और किस आर्टिकल के तहत ये डिसाइड किया कि केस इनके सामने आलू और फैसला जो है वो खीरा हो रहा है? क्या इन्होंने 184(3) का जो है उस वक्त सपोर्ट नहीं ली थी? ये ले सकते हैं, इनका कप्तान नहीं ले सकता। यानी ये जो है वो क्रिकेट के अंदर फुटबॉल की लात मार दें, दूसरा नहीं मार सकता। तो इन्होंने भी तो यूसर्व किया है ना चीफ जस्टिस के इख्तियारात को। जब जी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में 2021 के अगस्त में जो फैसला आया था उसमें ये लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ले सकता है। हम्म। इन्होंने फिर किस कानून के तहत 20 नंबरों के जो है पेपर वाले मार्क्स वाले पेपर केस में ये डिसाइड कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इख्तियारात में ये इस्तेमाल कर सकता है? या इनको कोई वही आई थी, हजरत जिब्राइल वापस आना शुरू हो गए हैं क्या दुनिया में? सर वो तो नहीं वापिस आना शुरू हो गए। लेकिन सर ये बताएं, जो हो बेंच सकता है फिक्सिंग छोटे की बातचीत हो की सकता है जाती है। छोटे छोटे फरिश्ते जो है आप पारा वाले वो आ गए हों, हमें क्या पता। सर ये जो बेंच फिक्सिंग की बातचीत की जा रही है कि कुछ हलकों की जानिब से कि कुछ खास जजेस हैं जिनको सामने रखते हुए बेंच बनाए जाते हैं, तो सर इस तरह के हरबे माजी में उस वक्त भी 1997 में भी किए गए थे।
अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि जब हम कहते हैं बेंच फिक्सिंग तो ये निकाला गया है मैच फिक्सिंग से, जी, ठीक है? मैच में 2 टीमें जब उतरती हैं तो दोनों टीमें जीतने के लिए उतरती हैं, हारने के लिए तो कोई नहीं उतरता। जब आप जीतने के बजाय हारने को तरजीह दें और उसमें कुछ ऊँच-नीच करें तो उसको कहा जाता है मैच फिक्सिंग, जी, ठीक है? चीफ जस्टिस जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम है बेंच मेकिंग एंड मास्टर ऑफ रोस्टर जो है चीफ जस्टिस होता है। तो उसका तो ये काम है। अगर कोई और जज जो है वो बेंच बनाना शुरू हो जाए तो ये इसको कहा जाएगा बेंच फिक्सिंग। अच्छा, अब ये चीफ जस्टिस बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि पहला ओवर स्पिनर से कराता है या फास्ट बॉलर से कराता है। आप और मैं इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं उनके पावर्स में? ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है। ये उनका एंटाइटलमेंट है कि वो डिसाइड करें कौन जो है वो बेंच में शामिल होगा, कौन नहीं होगा। देखें, उन्हें पता होता है कि ये 3 जज जो है टैक्स के मामलात बड़े अच्छे जानते हैं, ये व्हाइट कॉलर क्राइम को अच्छा समझते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छा समझते हैं। ये जो है वो लोगों के राइट्स की अच्छी रखवाली कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपने इल्म के हिसाब से, जिसकी जो स्पेशलिटी होती है, वो उस हिसाब से जो है वो सेट करेगा बेंचेस को। और उसकी कोशिश भी ये होगी कि जो नए जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हों, उनको भी इसका जो है वो एक्सपीरियंस मिले ताकि आगे जाके वो खुद इनको मैनेज कर सकें चीज़ें। इनकी खुशी या मेरी खुशी से तो बेंचें नहीं फिक्स होंगी। तो बेंच फिक्सिंग का तो बात तब आए जब काज़ी फ़ायज़ ईसा, सैयदुल सिद्दीकी की तरह अपनी मर्ज़ी की रोस्टर बनाए और अपनी मर्ज़ी के बेंच लगा के बोले कि आज से मैं चीफ जस्टिस हूँ, मैं इसको नहीं मानता।